सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2022, यानी कि 14 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था यूपी पीटी का, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मैथ का चैनल है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गणित की बात करेंगे, और गणित में भी खासकर डीआई की बात करेंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट को अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की बात करो ना, तो उसको सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो डीआई का रहता है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का डर सबसे ज्यादा रहता है। और रहना भी चाहिए, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन बड़ी खतरनाक चीज भी है। ठीक है, तो आज के बारे में जो मेरा 2022 का जो पेपर था, जो मैंने दिया था खुद 14 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, वो पेपर मेरे सामने है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पूरा पेपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं डीआई डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के डाउनलोड कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी डाल दूंगा। ठीक है, तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ पेपर आता है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले पहले आपको यहाँ पर हिंदी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये टोटल पेपर आता है। यहाँ पर 2 घंटे का समय होगा टोटल, और 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर आपका जो है सीरीज नंबर, यानी कि पुस्तक जो है प्रश्न संख्या क्रमांक होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर आपका दिया होगा पेपर का। और हिंदी के बाद में सबसे फिर जो सेकंड नंबर पे जो विषय आपसे पूछा जाएगा वो आता है मेरे भाई गणित। इस बार के पैटर्न में हो सकता है कि कुछ चेंजमेंट हो जाए, लेकिन पहले के पैटर्न की मैं यहाँ पर बात करूँ तो दूसरे नंबर पे गणित आया था। अब जरा देखिएगा कि किस तरीके की डीआई यहाँ पर बनती है। तो सबसे पहले डीआई में आपको जरूरत होगी कि आप डीआई के प्रश्न को, यानी कि जो टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर ले। तो सबसे पहले आप पढ़िएगा कि दिए गए वर्ष में प्रति वर्ष कंपनी के व्यय दिए हुए हैं लाखों में, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी का 5 साल का डाटा दिया हुआ है कि उस कंपनी ने 2011 में, 2012 में, 2013 में, ऐसे करते करते 2015 तक कहाँ पर कितने रुपए खर्च किए, यहाँ पर दिया है। जैसे 2011 की बात करें तो वेतन पे 300 लाख रुपए कंपनी ने खर्च किए होंगे, और ईंधन और परिवहन पर यहाँ पर 100 लाख रुपए खर्च किए, बोनस पर यहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च किए, और यहाँ पर इंटरेस्ट पर 13.4 लाख रुपए खर्च किए, यहाँ पर टैक्स पर 85% लाख खर्च किए। इसी तरीके से यहाँ पर 2012, 13, 14 और 15 पर जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च है, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसी एक्सपेंडिचर को घुमा फिराकर आपसे प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, यानी कि सबसे पहले पूछ रहा है कि बोनस की कुल राशि जो अभी तक पूरे 5 सालों में कंपनी ने खर्च की है बोनस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। आपसे पूछा गया कि यहाँ पर बोनस की टोटल राशि बता दीजिए। बोनस की कुल राशि, यानी कि आप इसको जोड़ लेंगे, ये टोटल आपका बोनस है तो बोनस आप जोड़ लीजिएगा। जब आप बोनस जोड़ोगे तो ये टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि वेतन में टोटल सैलरी में कितना खर्च किया गया, तो आप 300, 340, 524, 340 और 450 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 1954 होगा। ठीक है, कितना, 1954 होगा। अब आपसे पूछा गया है कि बोनस की जो राशि है वो वेतन की राशि का कुल कितना प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका पूछा गया उसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं, और जिससे पूछा जा रहा है उसको हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं। तो पूछा किसका गया है, 12 का। पूछा किससे जा रहा है, 1954 का। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप सभी को पता होगा। 100 का ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 1200। 1200 डिवाइड बाई 1954, 1954, इसको हम अगर काटेंगे तो ये पक्का कहीं ना कहीं जाकर 0.6 आएगा, और 0.6 के साथ ही हम लोग देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 0.6% का यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न। 2011 में इन सभी मुद्दों पर कुल व्यय 2011 की बात की जा रही, कुल व्यय 2011 की कुल व्यय और 2015 में कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो कोई दिक्कत नहीं, 2011 और 15 का पूछा जा रहा है, तो 2011 का देख लो, यहाँ पर कुल व्यय 300 हुआ है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर 100 हुआ है, यहाँ पर बोनस पर 2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रेडो पर कितना 13.4 हुआ है, और यहाँ पर 85 कर पर हुआ है। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। और 2015 की देख लो तो 450 रुपये वेतन दिया गया, 152 रुपये ईंधन दिया गया, 2.96 रुपये कितना दिया गया है बोनस,
और यहाँ पर 39.4 रुपए ऋणों पर खर्च किया गया और 88 रुपए यहाँ पर टैक्स पर खर्च किया गया। तो आप 2011 को यहाँ पर टोटल जोड़ लो कितना कंपनी ने खर्च किया है, इसके बाद में 2015 का टोटल आप जोड़ लीजिएगा कंपनी ने कितना खर्च किया है। तो हम अगर यहाँ पर 2011 की बात करें तो 300, 100, 2 और 13.4 इन सबको अगर जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 500.4, यानी कि 500.4 लाख रुपए कंपनी ने 2011 में खर्च किया। अब 2015 की बात कर ले तो 2015 में आप इन पूरे के पूरे टर्म्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 732.36, यानी कि 732.36 कंपनी ने यहाँ पर किया होगा इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर 2015 पर। अब आपसे पूछा यही जा रहा है सिंपल सा कि आप परसेंटेज बता दीजिए कि 2011 में जो खर्च किया था उसका कितना परसेंट वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ से वृद्धि आपको बतानी नॉर्मल सी बात, मैंने आपसे अभी फिर बताया था कि जिसका पूछा गया है उसको सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, तो यानी कि 500 + 4 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब जिससे पूछा जा रहा है उसको मैंने नीचे लिख दिया, यानी कि 732.36 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का खेल है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में परसेंटेज निकालना तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 का ऊपर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पक्का कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में नीचे आप डिवाइड कर दीजिएगा 732.36 से। इसको जब भी आप काटेंगे तो काटने के बाद आप पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 78.32। ठीक है, और परसेंटेज यानी कि 78.32% इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, बहुत अच्छा, कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। इस अवधि के दौरान कंपनी को ब्याज दर की औसत कितनी चुकानी पड़ी। तो इसमें ब्याज दर की बात की जा रही, तो ब्याज दर आपको जोड़ देना है। ठीक है, और औसतन ब्याज दर आपसे पूछा जा रहा है, तो सारी की सारा ब्याज कितना देना पड़ा, आप टोटल ब्याज जोड़ दीजिए। यहाँ पर कर की बात की जा रही, ऋणों की ब्याज की बात की जा रही, तो यहाँ पर पहले 2011 में 13.4 देना पड़ा, फिर इसके बाद में 22.5 देना पड़ा, इसी तरीके से 5 साल तक यहाँ पर ब्याज देना पड़ा। तो अगर हम इन सारी के सारे ब्याज को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ें तो भाई पक्का कहीं ना कहीं इसको आप जोड़ेंगे तो 133.5 होगा। कितना होगा, 133.5 होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कितना औसतन ब्याज देना पड़ा, तो आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो यानी कि 33.5 तो मैंने 5 साल का दे दिया ना, तो आप 1 साल का मुझे बता दीजिए कि कितना देना पड़ेगा। तो आप 1 साल को यहाँ पर डिवाइड करके निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा 26.7 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लाख में डाटा में बात की जा रही, लाख की, तो 26.7 लाख रुपए यहाँ पर हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। आप देखिएगा लगभग की बात की जा रही कि इस कंपनी में लगभग कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगभग बिल्कुल करेक्ट होगा, 26.66 पॉइंट। ठीक है, 26.7 हम लोगों का निकला है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन आपको देखना है। आप लोग यूपी पीटी वाले ध्यान रखना कि कभी भी फिक्स आंसर वो नहीं देता, हमेशा लगभग आपसे पूछेगा। तो आप लगभग ऐसा ना करना कि यहाँ पर अगर 61 आपका आंसर आ रहा हो तो आप बिल्कुल 66 निकालने के चक्कर में पड़े रहो, नहीं, आपको हमेशा लगभग देखना है। ठीक है, लगभग यहाँ पर निकालने की कोशिश करनी है आपने। चलो अगला प्रश्न इसी श्रृंखला से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 13 यहाँ पर डिस्कस कर लिए और 14वां प्रश्न आप लोग देखिएगा कि 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न है कि सभी वर्षों के लिए करों की कुल आय और सभी वर्षों के ईंधन और परिवहन में कुल आय के बीच का अनुपात बताना है। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है कि सभी यानी कि 5 के 5 वर्षों में कुल व्यय यानी कि कुल व्यय कितना हुआ है, टोटल सभी करों का व्यय आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सभी टैक्स का व्यय और सभी ने जो परिवहन में व्यय किया है उसका रेशियो बता दीजिए आप। ठीक है, उसका रेशियो बताना आपने। तो सिंपल सी बात है, आप कर इन सारे के सारे करों को यानी कि टैक्सेस को आप जोड़ लीजिएगा। जब आप इनको टैक्सेस को जोड़ेंगे यानी कि 85, 110, 75, 78 और 88, इनको टैक्स को आप जब जोड़ेंगे तो टैक्स आप कंप्लीट जोड़िएगा तो हमेशा 436 टैक्स यहाँ पर आएगा, यानी कि 436 रुपए टैक्स पे चलेंगे। इसके बाद बात की जा रही है कि परिवहन पर, तो दोस्तों परिवहन पर आप यहाँ पर देखिएगा, परिवहन पर यहाँ पर 100 रुपए, 112 रुपए, 105 रुपए, 135 रुपए, 152 रुपए 5 साल में खर्च किया गया, यानी कि टोटल का टोटल 604 रुपए खर्च किया गया। कितना, 604 रुपए। आप इसको जब काटेंगे तो आप इसको अगर काटिएगा 604 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से आप काट दीजिए 218 हो जाएगा, और रेशियो यहाँ पर निकालना है आपने। तो इसको 2 से काटेंगे 604 को तो यहाँ पर हो जाएगा 302। ठीक है, आप इसको फिर से 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 109 और रेशियो आपका आ जाएगा 152। ठीक है, यानी और फिर 109, 151 ये रेशियो किसी भी संख्या से आगे नहीं कटेगा,
तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 109:152। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही थी किसका, यहाँ पर हमारी बात हो रही थी टैक्स की, यानी कि टैक्स में पैसा 109 रुपए अनुपातिक खर्च हुआ है, और यहाँ पर परिवहन पर 152 रुपए अनुपात में खर्च किया गया। ठीक है, रेशियो पूछा गया तो बहुत ईजी है। चलो अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल कितना व्यय हुआ है। 2013 में कुल कितना व्यय हुआ आपसे पूछ रहा है। तो 2013 में आप देख लीजिए, 524 रुपए तो वेतन पे खर्च कर दिया, 102 रुपए आपसे परिवहन पे खर्च कर दिया गया। ठीक है, बोनस पे 284 रुपए खर्च कर दिया गया, 31.6 रुपए ऋणों पर खर्च हुआ, और 75 रुपए किस पर खर्च हुआ है, करों पर खर्च हुआ है। इन सारे के सारे को जोड़ दीजिए, कंपनी का 2013 का जितना भी एक्सपेंडिचर है, आप टोटल का टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 500.4। यहाँ पर बात डाटा की बात लाखों पर की जा रही है, यहाँ पर आपसे साफ साफ बोला गया कि लाख की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि 500.4 इसका आंकड़ा बैठेगा 2013 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 500.4 लाख रुपए 2013 में कंपनी का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 16 से लेकर 20 तक, यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे इस डीआई से पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी है। सबसे पहला मैं आपको यूपीपीटी वालों एक बात आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रश्न नहीं पढ़ना, आपने सबसे पहले डीआई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है सबसे पहले। तो देखो ऊपर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी। कोई एक आदमी था, उसने एक दिन में 5 कारें खरीद ली। ठीक है, तो 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। अब उसने उन 5 कारों को 10 दिनों के लिए किराए पर दे दिया। ठीक है, उन 5 कारों को 10 दिनों के लिए किराए पर दे दिया, यानी कि वो 5 की 5 कारें कितने दिन चलाई गई होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही चलाई गई होंगी। इसके बाद पूछा जा रहा है, देखिए कि तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के महत्व उत्तर ध्यान पूर्वक दें। अब जरा आ जाइए तालिका पर। तालिका हमसे क्या कह रही है आप देख लीजिएगा, यही तो इसी को तो कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपसे यहाँ पर डाटा आंकड़ा दिया जाएगा और उसको आंकड़े से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको देखना है। अब यहाँ पर 5 गाड़ियां कौन सी हैं, तो सबसे पहले उसने एक अल्टो खरीदी, एक स्विफ्ट खरीदी। ठीक है, एक यहाँ पर टियागो खरीदी थी, और एक चौथी गाड़ी यहाँ पर मिनी, और 5वीं गाड़ी यहाँ पर क्वाड खरीदी है। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ से आपसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, आप ये देखिए जरा कि आप यहाँ पर पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो इतनी सारी गाड़ियां तो इसने 5 की 5 गाड़ियां यहाँ पर खरीद ली। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पर दिया गया है कि कार के माइलेज यहाँ पर दिया गया एक सेशन पे, यानी कि अल्टो का जो माइलेज होगा वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर होगा, स्विफ्ट का 22 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसी तरीके से हर गाड़ी का यहाँ पर माइलेज दिया है। इसके बाद में प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल दिया है, औसतन डीजल, यानी कि ऑटो प्रतिदिन 10 लीटर खाएगा, ऑटो प्रतिदिन 10 लीटर के बराबर चलता है, स्विफ्ट प्रतिदिन 10 लीटर के बराबर चलती है, टियागो प्रतिदिन 12 लीटर के बराबर चलती है, और मिनी प्रतिदिन 25 लीटर के बराबर चलती है। ठीक है, और इसके बाद पूछा जा रहा है कि 10 दिनों के दौरान कुल दूरी कितनी तय की गई, तो यहाँ पर वो 50 घंटे, यानी कि 10 दिन तक लगातार भाड़े पर गाड़ियां चली हैं। तो ऑटो की बात की जाए तो ऑटो ने 10 दिन में पूरा 50 घंटे चला है, स्विफ्ट की बात की जाए तो 10 दिन में पूरा 55 घंटे चली होगी, और टियागो की बात की जाए तो 55 घंटे चली होगी। यानी कि आपको सबसे पहले इन सारी की सारी गाड़ियों का क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, चाल निकालनी होगी आपको। ठीक है, स्पीड निकालनी होगी। अब यहाँ पर आपने डाटा को देख लिया पहले, अब आप प्रश्न पर आ जाइए, और मैं आपको सबसे पहले वार्निंग दे दूं। सबसे पहले आप मेरी वार्निंग को नोट कर लीजिएगा कि इस तरीके का अगर प्रश्न आपको दिख जाए, यानी कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से आपको अगर डीआई में दिख जाए तो बहुत सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि ऐसा प्रश्न 100% आपको फंसा देगा, 100% आपको फंसा देगा। ऐसा प्रश्न बिल्कुल आपको फंसा देगा भाई, बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि बहुत खतरनाक प्रश्न है ये। मैं आपको पहले वार्निंग देते रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। अब देखो जरा, इसमें जो है आपको कैलकुलेशन इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। चलो अब जरा देखो आप एक चीज को, कि अब प्रश्नों की बात कर ले कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए, सबसे 16वें नंबर प्रश्न देखिए कि ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसतन गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑटो और क्विड एक दूसरे की ओर समान गति से क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर
यात्रा करते हुए शुरू से कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर। सबसे पहले तो आप क्या करो, बात ऑटो और क्विड की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑटो और क्विड की चाल निकाल लो कि भैया इनकी स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले तो आप स्पीड यहाँ पर निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पीड निकालने की बात करता हूँ। तो ऑटो की मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ऑटो 25 किलोमीटर 1 लीटर में चलता है और एक दिन में वो 10 लीटर खाएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि 25 किलोमीटर 1 लीटर में जाएगा, 10 लीटर प्रतिदिन वो खाएगा, तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि पक्का एक दिन में वो 250 लीटर चला होगा, 250 किलोमीटर चला होगा, एक दिन में 250 किलोमीटर। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 10 दिनों तक लगातार चला है, तो एक दिन में अगर 250 चला होगा तो मैं कहता हूँ कि 10 दिन अगर इसको चलाओगे तो पक्का कहीं ना कहीं ये 2500 किलोमीटर चल जाएगा, 2500 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 2500 किलोमीटर की दूरी को इसने टोटल कितने घंटों में तय किया, 50 घंटों में। तो आप कहोगे जी मेरे पास में डिस्टेंस भी है, मेरे पास में टाइम भी है, तो क्या हम चाल नहीं निकाल लेंगे। तो हम स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो दूरी यहाँ पर दी गई है 2500 और यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है 50 घंटे का। तो आप अगर इसको काटम पीट मचा दोगे तो आप सीधी सी बात कहोगे कि सर इसकी जो चाल होगी वो पक्का कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, ठीक है। तो मैंने इसकी चाल निकाली, ऑटो की चाल यहाँ पर आ गई 50 किलोमीटर, ठीक है। ऑटो की यहाँ पर चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर। अब मैं इसको डस्ट कर देता हूँ और इसी तरीके से आप पहले स्विफ्ट की जो है वो आप चाल निकाल लीजिएगा। मैं इसको डस्ट करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि स्पेस बहुत कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, इसके बाद आप स्विफ्ट की बात की जा रही थी, तो अब आप स्विफ्ट का निकाल लीजिएगा। स्विफ्ट की आपने चाल निकाल ली है सबसे पहले। तो क्विड की बात की जा रही थी, ठीक है, ऑटो और क्विड दो की बात की जा रही थी, तो आप क्विड की यहाँ पर चाल निकाल लीजिए। तो आप ये कहेंगे कि सर 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलता है, ठीक है। मैंने कह दिया 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलता है, दिन में 20 लीटर खाएगा, तो इसका मतलब भैया 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहीं ना कहीं सर ये आप देख पा रहे होगे कि 25 दूना 50, यानी कि सर ये कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा, 500 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा। और ये चलता कितने दिन है, भाड़े पर तो भाई 10 दिन के लिए दिया गया था ना। एक दिन में अगर 500 चलेगा तो 10 दिन बता दो कितने दिन, तो टोटल कितनी दूरी तय कर देगा। तो आप कहोगे सर ये 5000 किलोमीटर चल जाएगा 10 दिन के अंदर। तो भैया डिस्टेंस तो चाल आपको निकालनी, स्पीड निकालनी, डिस्टेंस यहाँ पर 2500 5000 दी गई है और यहाँ पर टाइम आपको क्विड का देख लो, टाइम क्विड कितना ले रहा है 100 घंटे, तो यहाँ पर टाइम आपको दिया गया, तो आप यहाँ पर कर दीजिए 50,000, टाइम दिया गया है 100, इसको काट दो 0 से 0, यानी कि 50 किलोमीटर इसकी भी चाल हो जाएगी। यानी कि जो दोनों की चाल होगी वो पक्का कहीं ना कहीं सेम होगी, दोनों की चाल क्या है, सेम होगी। इतनी बात तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। दोनों की चाल मेरे भाई पक्का यहाँ पर सेम होगी, यानी कि ऑटो की भी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और क्विड की भी 50 किलोमीटर स्पीड होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी। अब जरा देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, औसतन गति से। तो भाई एक बात बताओ, इन दोनों की जो चाल है वो 50-50 है, तो दोनों की अगर 50-50 चाल है तो इनकी औसतन गति भी तो 50 होगी ना, औसतन गति तो भी 50 किलोमीटर हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपसे कहता हूँ कि 50 + 50 का औसत निकालो, तो आप क्या कहोगे कि 50 + 50 बटे 2 हो जाएगा। सर 100/2 अब कर देंगे तो औसतन गति इनकी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, औसतन गति का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को दोनों भागों में डिवाइड कर देना बराबर बराबर। तो औसतन गति यहाँ पर कितनी होगी, 50 ही इसकी औसतन गति हो जाएगी। अब बोल क्या रहा है जरा गौर से देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को, आप जरा गौर से देखना इस चीज को कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर है और ऑटो और क्विड द्वारा एक दोनों के मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में समय का अंतराल बताना है। मैं आपको समझाता हूँ कि आपसे पूछ क्या रहा है। ये आपसे कह रहा है कि एक लाइन है, ऐसी मैंने कह दिया कि भैया एक ये लाइन है, यहाँ पर ऑटो खड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑटो खड़ा है, यहाँ पर क्विड खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी क्विड गाड़ी खड़ी है और यहाँ की इसके बीच की दूरी क्या कह रहा है, 2300 किलोमीटर है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऑटो को यहाँ पर जाने में और क्विड को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, उस समय के बीच की जो उस समय के बीच का अंतर होगा वो कितना लगेगा। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए कि इनकी डिस्टेंस ऑटो कितना तय करेगा, 2300 किलोमीटर, क्विड कितना तय करेगा, 2300 किलोमीटर। ऑटो की स्पीड यहाँ पर 50, क्विड की स्पीड यहाँ पर 50 किलोमीटर। तो भैया जब डिस्टेंस समान है
जब स्पीड समान है तो सबका सब टाइम भी तो समान लगेगा, टाइम भी तो बिल्कुल सेम लगेगा ना भाई, टाइम भी तो समान लगना चाहिए। यानी कि ऑटो अगर 50 की स्पीड में 2300 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में मैंने मान लिया कि अगर एक्स समय लेगा ऑटो, तो पक्का कहीं ना कहीं क्विड भी भाई एक्स समय ही लेगी। और इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि इनका डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स ले रहा है, ये भी एक्स समय ले रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 घंटा। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया था, मैंने आपसे पहले कहा था कि इस तरीके के प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न है भैया, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर कहीं ना कहीं इस टाइप से यानी कि टाइम डिस्टेंस और एवरेज से आपका प्रश्न अगर पूछ दिया ना यूपी ट्रिपल एस सी पीटी पे, तो बहुत ध्यान से करना, वरना बहुत संभावना है कि आप बिल्कुल ये गलत करके आ जाओगे। ठीक है, 100% आप गलत कर दोगे, यहाँ पर बहुत घुमाया गया, आप थोड़ा सा देख के चलना। मैं अगर बात करूं 17वें प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि दिए हुए 10 दिनों के अंदर 10 ही दिनों की बात की जाएगी, क्योंकि उसने किराए पर 5 गाड़ियां खरीद करके 10 दिन के लिए टैक्स पे दे दिया था, 10 दिन ही गाड़ियां चलाई गई। ठीक है, तो देखिए के दौरान मिनी कार, 2 गाड़ियों की बात की जाएगी, मिनी कार द्वारा उसकी औसतन गति से 875 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, तो यानी कि मिनी कार की हमको औसतन गति निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट कार की औसतन गति, यानी कि स्विफ्ट कार की भी हमको औसतन गति निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम गतियां निकालने का ही काम कर लेते हैं, इनकी पहले एवरेज गति निकाल लेते हैं। ठीक है, किसकी किसकी निकालनी है, स्विफ्ट की निकालनी थी और मिनी कार की एवरेज गति निकालनी थी। यहाँ पर स्विफ्ट की हम गति निकाल के लिख देंगे और यहाँ पर मिनी कार की हम लोग गति निकाल के लिख देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब कि हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस कम है और कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको और यहीं पर चाल निकालते हैं इनकी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप चाल निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर मिनी कार की सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो मिनी कार में आप देख पा रहे होंगे कि 20 किलोमीटर इसका माइलेज है, 10 दिन में यानी कि एक दिन में 25 लीटर के बराबर काम करती है। तो मैंने एक दिन में 25 लीटर, यानी कि 1 लीटर में अगर 20 किलोमीटर जाएगी तो 25 लीटर में सर ये पक्का 500 किलोमीटर जाएगी। कितनी, 500 किलोमीटर। और सर 10 दिनों तक अगर हम इसको टोटल चलाएंगे तो पक्का सर ये कहीं ना कहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगी। कितनी, 5000 किलोमीटर। अब आपके पास में डिस्टेंस दिया है मिनी का, टाइम आपके पास मिनी का 80 घंटे दिया गया, तो आप ये नहीं कह दोगे सर मैं स्पीड निकाल दूंगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर 5000 किलोमीटर दिया गया है और टाइम यहाँ पर 80 दिया गया है। तो सर हम इसको अगर काटम पीट मचा देंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद 500 का 250 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, है ना। तो 500 का 250 और नीचे का 4 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 62 हो जाएगी। इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। किसकी, मिनी की। मिनी की स्पीड में लिख देता हूँ 62.5 किलोमीटर। कितना, 62.5 किलोमीटर किसकी आ गई, मिनी की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इरेज करके निकाल लेता हूँ स्विफ्ट की। अब स्विफ्ट की स्पीड आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वरना आप यहाँ पर लोचा खा जाओगे बिल्कुल। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर स्विफ्ट की निकाल लेता हूँ। तो स्विफ्ट भाई देखो 22 किलोमीटर ये 1 लीटर में चलती है। सर ये 22 किलोमीटर 1 लीटर में जाएगी और दिन में 10 लीटर का इस्तेमाल करेगी। तो सर 10 लीटर का इस्तेमाल करेगी तो एक दिन में पक्का 220 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, तो सर 10 दिन तक अगर लगातार मैं इसको चलाऊंगा तो सर पक्का ये कहीं ना कहीं 2200 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि ये स्विफ्ट के द्वारा टोटल जो डिस्टेंस तय की जाएगी वो 2200 किलोमीटर तय की जाएगी। और कितने घंटे में, सर 55 घंटे में। तो मैं स्पीड निकाल लूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस मेरा सर 2200 है, 2200 डिस्टेंस है। टाइम सर यहाँ पर 55 ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर 11 की काटने की कोशिश करूँ तो ऊपर हो जाएगा 200 और 11 से नीचे हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। और मैं इसको अगर काटूंगा तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी स्विफ्ट की। तो भैया हमने स्विफ्ट की स्पीड यहाँ पर लिख दी कि 40 किलोमीटर इसकी प्रति घंटे की स्पीड है स्विफ्ट की। ठीक है, और यहाँ पर मिनी की कितनी है, 62.5। अब बात करो आगे। अब आगे आपसे पूछ कह रहा है, अब आगे आपसे प्रश्न पूछ ये रहा है कि कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर मिनी को 875 किलोमीटर की यात्रा करवाऊं तो कितना समय लगेगा, और यहाँ पर अगर मैं स्विफ्ट को 990 किलोमीटर की यात्रा करवाऊं तो कितना समय लगेगा। उन दोनों समय के बीच में रेशियो बता दीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा घुमा रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मिनी का देख लेते हैं कि मिनी को आखिरकार टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब टाइम निकालने का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दी गया, डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 875 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, किसके द्वारा, मिनी के द्वारा। और मिनी की चाल कितनी है हम लोगों ने अभी निकाल ली कि मिनी की चाल यहाँ पर कितनी है, 62.4 है। ठीक है, तो भैया 62.4 हम लोग मिनी की चाल को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया जी समय, ये हमारा क्या आ गया, समय। अब इसी के साथ में हम लोग स्विफ्ट का भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर स्विफ्ट फिर आप देख लीजिए, स्विफ्ट का भी कितना हो जाएगा, दूरी यहाँ पर 990 दी गई, स्विफ्ट की दूरी कितनी है, 990 किलोमीटर। और स्विफ्ट की चाल हम लोगों ने अभी निकाली कितनी थी, 40 किलोमीटर। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर कितना होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब जरा इसका टाइम निकाल लो। तो अगर हम 875 में और 875 में अगर मैं इसकी स्पीड को यहाँ से काटूं तो इसकी स्पीड मेरे भाई कितनी थी, इसकी स्पीड को आपने लिखना है 875 में इसकी स्पीड थी 62.5, 62.5। मैं अगर इसको काटूं, ठीक है, 62.5 को अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आएगा 14 घंटे, यानी कि इसका जो टाइम निकल के आएगा वो 14 घंटा निकल के आएगा, 14 घंटे। ठीक है, 14 घंटे इसका टाइम निकल के आएगा, यानी कि मिनी को अपनी 62.5 की स्पीड में 875 किलोमीटर की दूरी तय करने में 14 घंटा लग जाएगा पूरा, कितना, 14 घंटा। और स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट को अगर मेरे भाई यहाँ से आप काट दोगे तो इसको टोटल 24.3 घंटे का समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, अब पूछा गया कि इन दोनों के बीच का आप टाइम जो है इनका अनुपात बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप मिनी का प्लस स्विफ्ट का रेशियो निकाल लो। तो मिनी को टाइम कितना लगा, मिनी को टाइम लगा 14 घंटे का, और रेशियो को टाइम कितना लगा, रेशियो को समय लगा 24.3 का। तो यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा रेशियो है, यही तो हमारा समय का रेशियो है। तो आप समय का रेशियो देखो, यहाँ पर ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ए तो बहुत बड़ा है 14 से, बी भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं डी की बात करूँ तो डी बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। और भाई एक बात मैं आपको बताऊं, बुरा तो तब लगता है कि जब आप इतना मेहनत करके आंसर निकालो और उसका रिजल्ट आए इनमें से कोई नहीं, तब तो भाई साहब ऐसा लगता है कि वो मारो मुझे मारो वाला सीन हो जाता है ना, मारो मुझे मारो जिंदा मत छोड़ो ऐसे। चलो अब 18वां प्रश्न देखो कि 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागा की औसत गति का अनुपात बता दीजिए। 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागा की औसत गति का रेशियो बताना आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑटो और टियागा दोनों की रेशियो गति बता दीजिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे इनकी क्या करनी पड़ेगी, चाल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी ऑटो की चाल मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर 50 किलोमीटर, और मैंने आपसे क्या टियोगा की निकालनी भाई, तो आप टियोगा की चाल यहाँ पर निकाल लीजिए। इसके लिए मुझे सबसे पहले फिर से इरेज करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरे भाई नहीं है, तो मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ और टियोगा की स्पीड यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, और आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से टियोगा की स्पीड यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, टियोगा की स्पीड निकालूंगा। आप देखो टियोगा 30 किलोमीटर के माइलेज है। ठीक है, 30 किलोमीटर का माइलेज है, एक दिन में 12 लीटर तेल खाएगा, तो भैया 12 कर दो। तो 12 से अगर टियोगा को निकालोगे तो यानी कि कहीं ना कहीं सर ये 360 किलोमीटर दिन में जाएगा। तो सर 10 दिन तक लगातार अगर ये चलेगा तो 3600 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, कितना, 3600 किलोमीटर। और 3600 किलोमीटर की दूरी को टियोगा 50 घंटे में सर तय करता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं यहाँ पर फिर लगा दूंगा, डिस्टेंस मेरा 3600 हो जाएगा और यहाँ पर टाइम जो है मेरे भाई कितना दिया गया है टियोगा का, 50। और मैं इसको जब जब काटूंगा तो स्पीड मेरे भाई यहाँ पर निकल के आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यहाँ से टियोगा की निकल के आएगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 72, क्या लिख दिया, 72। चलिए, तो अब स्पीड तो हमने सारी की सारी पांचों कारों की मैंने स्पीड निकाल दी है। अब देखिए जरा आपसे पूछ कह रहा है, अब पूछ रहा है कि 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियोगा की औसतन गति जो स्पीड है उसका अनुपात बता दीजिए। हो ये तो बहुत बड़ी वाली चीजें पूछ रहा है यार, है ना, बहुत बड़ी। तो भैया देखो यार, स्पीड देख लो ऑटो और टियोगा की, तो स्पीड ऑटो की आप देखो कितनी है, 50 है। स्पीड टियोगा की आप देखो कितनी है, 72 है। 50 और 72 का आपसे रेशियो पूछ रहा है ऑटो और टियोगा, यानी कि 50 रेशियो 72। या इनको आप काट दो इज्जत के साथ। ठीक है, जब जब आप इनको इज्जत के साथ काटोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर 25:36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 रेशियो 36 आएगा। ठीक है, आप 2 से काट दो, कि 2 से 50 को काटोगे 25, 2 से काट दोगे 36। बताने की जरूरत नहीं है यार, बड़े हो तुम लोग, है ना। और यहाँ पर देखो 25:36 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 25 और 36। अगला प्रश्न देखिएगा, और मैं आपसे बोलूं तो मेरा गला सूख गया भाई साहब, बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, स्थिति गंभीर, बहुत खतरनाक स्थिति गंभीर। ठीक है, अब जरा देखिए ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 20, 19 हो गया क्या, 19 नहीं हुआ अभी, 19 पहले देख लीजिए। चलिए 19 देखिए
कि 10 दिनों के दौरान टियोगा और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, टियोगा और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात बताना है। तो भैया अब दूरियां निकाल लीजिएगा किसकी, टियोगा और मिनी की। तो टियोगा की दूरी और मिनी की दूरी आप निकाल लीजिएगा। दूरियां हालांकि मुझे लिखना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है। चलिए दूरी आप कैसे निकाल लोगे तो दूरी आप, चलिए फिर मैं आपको दूरी निकाल के दिखाई देता हूँ। मैंने आपसे पहले अभी बताया था माइलेज निकाल करके दूरी कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको निकाल के फिर से दिखाई देता हूँ। चलो बात यहाँ पर टियोगा की करें तो भैया टियोगा की दूरी कितनी होगी, टियोगा कितनी दूरी तय करेगी आप देखिएगा। 30 किलोमीटर इसका माइलेज है सर, ओके 30 किलोमीटर माइलेज है, 12 लीटर तेल खाएगी तो सर पक्का कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 360। 360 में अगर हम 10 दिन इसको चलाएंगे तो इसकी टोटल दूरी जो होगी वो 3600 किलोमीटर होगी टियोगा की। ठीक है, अब टियोगा के बाद में और किसकी दूरी पूछ रहा था, टियोगा के साथ में मिनी की दूरी पूछ रहा था कि मिनी की दूरी बता दो। तो भैया मिनी का आप देखो यहाँ से 20 किलोमीटर का इसका माइलेज है और यहाँ पर इसकी जो एक दिन में कैपेसिटी है वो 25 लीटर चलेगा। तो सर पक्का कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 500 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा और अगर मैं 10 दिन चलाऊं तो 5000 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 5000 किलोमीटर। तो अब यहाँ से देखो टियोगा और रेशियो निकाल लो मिनी की दूरी का। तो टियोगा कितना चलेगा 3600, टियोगा 3600 और मिनी कितना चलेगा 5000, मिनी 5000, टियोगा 3600। 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट दो। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 18 और 25, इनकी दूरी का बिल्कुल सही अनुपात होगा कितना 18 और 25। आप देख लिए कि 19वें का आंसर कितना 18-25 कहीं पर है, तो भैया बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है 18-25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप जरा आ जाइए 20वें पर। 20वें पर आपसे पूछा जा रहा है और कि यदि 10 दिनों के तय की गई दूरी ए और बी, ठीक है, कार ए और कार बी 150 घंटे और 300 घंटे तय करती है तो कार ए और बी की औसतन गति के बीच का अंतर बता दीजिए। सब लुल्लू सा प्रश्न है यार। ठीक है, इस डीआई में एक जिम्मेवारी मैं आपके ऊपर देता हूँ, एक जिम्मेवारी, बहुत छोटा प्रश्न है। मैंने जो खतरनाक थे वो सारे के सारे आपको बता दिए, ये बहुत छोटा प्रश्न है। एक जिम्मेवारी मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा में बैठने के लायक हो कि नहीं हो। ठीक है, तो आप अगर बैठने के लायक हो तो इस प्रश्न को आप मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत छोटा सा प्रश्न है यार, हर प्रश्न तो मैं यहाँ पर नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से सिलेबस को यहाँ पर घसीटना पड़ेगा क्योंकि नए यूट्यूब जो चैनल होता है ना उसकी एक क्राइटेरिया होता है, यूट्यूब के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उन कंडीशनों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही करवाना, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बना सकता। ठीक है, तो आप इसका होमवर्क है, ये आपको करके बताना मुझे, फटाफट मुझे आप करके बताना। मैं देखो यहाँ पर नीले कलर से लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। ठीक है, कि ये आपका गृह कार्य है भाई साहब, गृह कार्य। ठीक है, ये क्या है, गृह कार्य है। आप मुझे इसका गृह कार्य बिल्कुल कमेंट करके बताना कौन सा इसका प्रश्न ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर आप बताइएगा मुझे, और अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो, तो हर डीआई में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको एक जो है क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। अब देखिए अगली डीआई देखिए, और अगली डीआई काफी खतरनाक डीआई है, थोड़ा ठीक ठाक है, गौर से देखना भाई। ठीक है, इतनी खतरनाक नहीं है, जो खतरनाक अभी हम लोगों ने सॉल्व कर ली ना उससे थोड़ा सा हल्की है। सबसे पहले आप पढ़ो, गौर से पढ़ो कि निम्नलिखित रेखा आरेख का अध्ययन करें और 2001 से 2006 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों को दर्शाता है। ठीक है, तो वर्ष 2000 के दौरान कोई कर्मचारी कंपनी में ना तो शामिल हुआ है ना उसने कंपनी को छोड़ा है। सीधी सी बात है, मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर 2001 में एक कंपनी का बताया गया है कि 2001 में कितने कर्मचारी काम छोड़ के गए, कितने कर्मचारी काम आए। तो जो ऊपर लिखा हुआ है 500, जो ऊपर लिखा है इसका मतलब 2001 में 500 कर्मचारी नए आए थे और 2001 में 400 कर्मचारियों ने कंपनी को छोड़ा। इसी तरीके से 2002 में 100 मतलब 600 कर्मचारी की एंट्री हुई और एग्जिट हुई है 450 कर्मचारियों की। इसी तरीके से 2003 में 600 कर्मचारी नए आए और 550 कर्मचारी पुनः भाग गए। इसके बाद 2004 में 700 कर्मचारी आए और 500 चले गए। इसी तरीके से 2005 में डाटा है और इसी तरीके से 2006 में डाटा है। ठीक है, और इसके पहले जो साल 2000 था उसमें आपसे बताया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सन 2000 की बात आपसे करें तो ना तो कंपनी में कोई शामिल हुआ है और ना ही कभी किसी ने कंपनी को छोड़ा है। ठीक है,
तो यानी कि आपको डेटा 2001 से निकालना है, क्योंकि 2000 तक तो ना तो कंपनी छोड़ा है और ना ही किसी ने कंपनी को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर आपसे बोल क्या रहा है, एक नई खास बात देख लीजिए कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या जो थी 5000 थी। इसी बात को आपने ध्यान रखना है, इसी बात को आपने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2000 में अगर 2000 पहले से 5000 व्यक्ति थे, तो 2001 में 500 लोग और आए होंगे, 500 जैसे ही लोग और आ गए होंगे तो 5500 लोग हो गए होंगे, लेकिन 400 चले गए होंगे, तो फिर से कंपनी में 2001 में कितने हो गए होंगे, 5100, यानी कि 5100 व्यक्ति इसमें आ गए होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? 5100 का मतलब है 5100 व्यक्तियों की 5100 व्यक्ति वर्तमान में होंगे। अब आप देखिएगा कि आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, गला मेरा बहुत खराब हो चुका है, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। अब आप देखिएगा कि 2003 के दौरान आपसे पूछ रहा है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताइए। 2003 के दौरान कंपनी में कितने कर्मचारी होंगे वर्तमान में, आपको संख्या बतानी है। तो आप ये मत करना कि 500 5000, यहाँ पर पहले कितने थे 5000, तो आप 5000 में 500 जोड़ो, फिर 100 निकालो, फिर उसमें 600 जोड़ो, 400 450 निकालो, फिर ये नहीं करना भाई। सबसे पहले 2003 तक आपसे पूछा गया है ना, तो 2003 तक सबसे पहले आप जोड़ लो कि कंपनी में कर्मचारी जो है आए कितने हैं, टोटल का आगमन कितनों का हुआ है। तो भाई 500 तो 2001 में आए, 600 2002 में आए, और 600 कितने में आए, 2003 में आए। तो कुल यहाँ पर आए कितने हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि भैया कुल 500 600 फिर से 600, यानी कि टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल मेरे भाई 21वें प्रश्न में टोटल यहाँ पर 1700 लोगों का आगमन हुआ है, यानी कि टोटल यहाँ पर आए कितने होंगे, 1700 लोग यहाँ पर आए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 1700 लोग यहाँ पर आए होंगे। 5000 तो पहले थे, 1700 लोग यहाँ पर और आ गए होंगे, लेकिन उसी दौरान 400 2001 में, 450 2002 में और 550 2003 में कंपनी को छोड़ के भी चले गए। तो छोड़े जाने वाले लोग कितने थे, इनको भी जोड़ दो आप, इनको भी आपने जोड़ना है। तो मैंने भैया जब इनको जोड़ा तो यानी कि हमको पता चला कि कहीं ना कहीं सर जो 1400 लोग हैं, 1400 लोग थे वो कंपनी को छोड़ के चले गए, 1400 लोगों ने कंपनी को यहाँ पर छोड़ भी दिया। तो भाई 1700, 3 साल में 1700 लोगों की एंट्री हुई, 1400 लोगों ने छोड़ दिया, तो पक्का 300 में, यानी कि पक्का 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 300 व्यक्तियों ने ही नए 300 व्यक्ति ऐड हुए होंगे। तो भैया 300 साल में 300 व्यक्ति नौ, यानी कि 3 साल में 300 व्यक्ति नए होंगे, और पहले कितने थे 5000। तो 5000 को 300 में अगर आप जोड़ दोगे तो पक्का आप ये नहीं कहोगे कि 5300 होंगे, यानी कि सन 2003 की अगर बात करूं तो सर पक्का 5300 व्यक्ति वर्तमान में काम कर रहे होंगे। कितने व्यक्ति, 5300 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए अब जरा बात करते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 22 की, कि 22 आपसे क्या पूछ रहा है। 22 कह रहा है कि 2002 से लेकर के 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि 2002 तक कुल कितने कर्मचारी थे और 2003 तक कुल कितने कर्मचारी थे। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है, और मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया, तुरंत अभी जस्ट आपको मैं बता के चला आ रहा हूँ कि 2003 की अगर मैं बात करूं तो 2003 में मेरे भाई कुल कितने कर्मचारी रहे होंगे, तो वो 5300 कर्मचारी कुल रहे होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं 2002 की, यहाँ पर 2002 की बात कर लीजिए कि 2002 तक कितने कर्मचारी रहे होंगे। तो 2002 तक भाई साहब आए कितने 500, और यहाँ पर कितने आए 600, यानी कि 2002 तक कुल 1100 कर्मचारियों का आगमन हुआ है। कुल कितने कर्मचारी, 1100 कर्मचारी। 1100 कर्मचारी आए हैं, गए कितने कर्मचारी है 950। 11 में से 950 कर्मचारी मेरे भाई यहाँ पर भाग गए, तो 11 में से 950 अगर आप घटा दोगे तो पक्का पक्का कहीं ना कहीं 250 कर्मचारी कितने हैं, नए आए हैं। कितने, 250 कर्मचारी नए आए होंगे। अब जरा देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर 2002 में कुल कितने कर्मचारी आए होंगे, तो 2002 में आप कहोगे कि सर 250 नए आए हैं। 2003 तक कितने कर्मचारी नए आए होंगे, तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था 300 आए थे। तो टोटल आपसे पूछा जा रहा है कि 2002 से 2003 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर 50 लोग ज्यादा आए, 50 लोग एक्स्ट्रा आए। कितने लोग, 50 लोग एक्स्ट्रा। कितने लोग आए, 50 लोग आए। सर किससे तुलना करनी है, 250 से। 250 से आपसे पूछा गया कि 2002 की तुलना में कितने ज्यादा हो गए, तो 2002 की तुलना में 50 लोग यहाँ पर ज्यादा हो गए। तो जितने ज्यादा हुए हमने ऊपर लिख दिया, और
वर्ष से ज्यादा यानी कि जिस संख्या से ज्यादा हुए तो मैंने 250 लिख दी। आप इसका वृद्धि निकाल लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको 50 से काट दीजिएगा, 25 से काट दीजिएगा तो 2 होगा। और 2 के बाद में आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2% कर्मचारियों की ही क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि 2% कर्मचारी वृद्धि किए होंगे, ठीक है। 2002 से 2003 तक सिर्फ और सिर्फ 2% कर्मचारियों की वृद्धि हुई होगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर यार, मेरा गला ठीक नहीं है, सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आगे के प्रश्न होंगे वो हम लोग दूसरी वीडियो में देख लेंगे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देख लूँ कितना टाइम हो चुका है, समय 40 मिनट हो चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, समय 40 मिनट यहाँ पर, यानी कि क्लासेस 40 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है भाई, ठीक है। चलो यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि निपटाई दूँ, चलो निपटाई देता हूँ यार, ठीक है, ओके निपटाई देते हैं, गला ठीक है थोड़ा सा खराब है। अब अगला देखो कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो आप यहाँ पर 2003 में कंपनियों की निकाल लीजिए कि 2003 में तो कितने कर्मचारी थे और 2006 तक कितने कर्मचारी रहे होंगे। आप सबसे पहले तो डेटा ये निकाल लीजिएगा। तो 2006 तक की अगर मैं बात करूं तो 2003 तक मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि आप ये नहीं कहोगे 2003 तक सिर्फ 300 कर्मचारी नए आए थे, 300 कर्मचारियों ने सिर्फ नए नए कर्मचारी कितने आए थे, ओनली 300 कर्मचारी। अब इसके बाद में 700, 600 और 700 का आगमन हुआ 2006 तक का। तो आप 700, 600 और 700 को अगर जोड़ेंगे तो ये तीनों का जोड़ कितना होगा, 700 प्लस 600 प्लस फिर से 700, यानी कि इतने कर्मचारी आए हैं 2003 के बाद। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि सर 2000 कर्मचारी नहीं होंगे। अब छोड़ा कितने होंगे सर, 500, 550 और 650। सर 500, 550, 650 इतने लोगों ने कंपनी को छोड़ा। तो छोड़ने वाले कितने हो गए, 1700। 2000 आए, 1700 छोड़ गए, यानी कि सर पक्का कहीं ना कहीं कितने बचे होंगे, 300 बचे होंगे पक्का। 2003 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो 2003 से पहले सर कितने कंपनी में नए ऐड हुए थे, तो वो हुए थे 300। यानी कि अभी तक जो है टोटल कितने ऐड हुए हैं सर, टोटल 600 ऐड हुए हैं। तो भाई 2000 से पहले यहाँ पर कितने पहले थे, 5000 थे। 5000 में 600 लोगों ने और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए मेरे भाई 5600। वही आपसे पूछा जा रहा है कि 2003 तक, 2003 से लेकर के 2006 तक टोटल कितने आदमी हुए। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर 2003 तक तो 5300 थे, ओनली 5300, और 2006 तक सर 5600 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 5600। तो आप इनमें वृद्धि निकालिए, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 2 जीरो में से 2 जीरो काट दीजिएगा, ठीक है। और आप जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 94.6%। कितना, 94.6%, ठीक है। ऑप्शन कितना आएगा, 94.6%। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन भाई 94.6 तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर लगभग पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर वर्ड पूछा गया लगभग, तो लगभग का मतलब है कि 93.75% आपका लगभग बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। लगभग आप देख लीजिएगा। चलो इसके बाद आप देखिएगा 24वां प्रश्न देख लो कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम आय, न्यूनतम संख्या पर छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात पूछा गया है। भाई ये प्रश्न आपको घर से करना, होमवर्क। इस वाली डाटा इंटरप्रिटेशन में मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको घर से करके लाना, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये घर से आप करके लाइएगा इसको, ठीक है। घर से करो इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है और छोटा सा है, बिल्कुल पिद्दी सा प्रश्न है, आप इसको घर से करके ले आना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो जरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2025वां प्रश्न देखिएगा जरा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि अधिक है। भाई जाहिर सी बात है, आप देख लो कि किस वर्ष में कंपनी छोड़ने वाले ज्यादा है, आने वाले कम है। देखो यहाँ पर अगर मैं 2000 की बात करूं तो 500 लोग आए हैं, 400 लोगों ने कंपनी को छोड़ा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 लोग बचे होंगे। यहाँ पर बात की जाए 600 लोग आए और 450 लोगों ने छोड़ा, यानी कि यहाँ पर 150 लोग बचे होंगे। तो इसी तरीके से अगर 2004 में आप देखोगे ना, तो 2004 में आप पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 700 लोग आए थे और 500 लोग छोड़ गए, यानी कि सबसे ज्यादा कंपनी को छोड़ा किसमें है, 2004 में, यानी कि 200 लोगों ने कंपनी को छोड़ा है,
ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किस वर्ष में लोगों ने कंपनी को छोड़ा, तो 2004 में लोगों ने ज्यादा छोड़ा। 700 लोग यहाँ पर आए थे और 500 लोग चले गए, 200 लोगों ने यहाँ पर कंपनी को छोड़ा। 200 लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर आए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा लोग आए हैं, तो वो होगा 2004 में, यहाँ पर वृद्धि ज्यादा हुई है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 2004 की बात की जा रही है। तो भैया देख लो यहाँ पर 25वां था प्रश्न, 25वें का आप देख लो 2004 है ऑप्शन में। ऑप्शन में 2004 बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन होगा 2004। ठीक है, 2004 में कंपनी में सबसे ज्यादा क्या होगी, वृद्धि हुई होगी। ठीक है, अब देखिए जरा 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2015 और 2016 का औसतन उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक, बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको डीआई देखना है, नई डीआई आ चुकी है। 26 से 30 आपको एक डीआई दी गई है। यहाँ पर आपका प्रोडक्शन दिया गया है, यानी कि 2000, यहाँ पर प्रोडक्शन तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 40, यहाँ पर लिखा है 55, यहाँ पर लिखा है 75, यहाँ पर लिखा है 60, यहाँ पर लिखा है 80, यहाँ पर लिखा है 65 और यहाँ पर लिखा है 90, यहाँ पर लिखा है 95। आपसे बोल कह रहा है कि यहाँ पर 2011 में 40 प्रोडक्शन हुआ, यानी कि अगर मैं कह दूं 2011 में 40 खिलौने बने, 2012 में 55 खिलौने बने, 2013 में 75 खिलौने बने, 2014 में कंपनी के द्वारा 60 खिलौने बनाए गए और 2015 में यहाँ पर 80 खिलौने बने। इसी तरीके से 2018 तक यहाँ पर प्रोडक्शन की मात्रा दी गई है। आप ऊपर पढ़िए, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौने का उत्पादन दिया गया। अब आपको जवाब देना है आंसरों के। पूछा क्या जा रहा है कि 2015 और 2016 का औसतन उत्पादन निम्नलिखित में से किस युगों के बराबर है। 2015-16 का उत्पादन की बात की जा रही, तो हम पहले तो निकाल लो कि 2015 का उत्पादन प्लस 2016 का उत्पादन टोटल कितना था। तो भैया 2015 का उत्पादन आप देखो 80 था, मैंने लिख दिया 80। 2016 का कितना था, आप कहोगे जी 65 होगा। दोनों को जोड़ दो 145। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया कितना, 145। अब आपसे पूछा ही जा रहा है कि किस युग्म, यानी कि किस कंपनियों के द्वारा 145 का उपभोग किया गया है। किस, ऐसा आपको पेयर ढूंढना है, ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिन्होंने 145 का ही यहाँ पर प्रोडक्शन किया हो। ठीक है, 145 का ही प्रोडक्शन किया हो। आप देखना है यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है कि किस वर्ष के युग्म के औसत बिल्कुल बराबर हो, किस वर्ष के युग्म। तो आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर एक चीज देखना, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख कह देता हूँ कि भैया 2013-2014 को मैंने उठा लिया, 2013-2014 को मैंने उठा लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2013 और 2014 को जब जोड़ोगे प्रोडक्शन तो वो 145 के बराबर जाएगा। तो मैंने कह दिया जी 2013 प्लस में 2014 के प्रोडक्शन को अगर मैं जोड़ूं तो 2013 के 14 प्रोडक्शन होगा 75, 2014 का प्रोडक्शन होगा 60, तो यानी कि 145। तो यहाँ पर जो 2015 और 15 और 16 में जिस कंपनी का प्रोडक्शन 145 हुआ था, तो उसी के द्वारा 2013 और 14 में प्रोडक्शन कितना होगा, 145। यानी कि सही उत्तर आपका होगा 2013 और 14। आप देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, 2013-14 है कहीं पर नहीं है। 2012 कितना होगा भाई, 2013-14 होना चाहिए, 2012 2013-14 होना चाहिए। कहाँ पर ऑप्शन नहीं है 2013-14, ऐसे कैसे हो सकता भाई, सब तो बिल्कुल नहीं हो सकता यार। 2013 और 2014, 2013-2014 ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। चलो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग देख लेना ऑप्शन में क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने कुछ मिस्टेक भी कर दी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी कि 2012-2017 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ऑप्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि मैंने 2012 और 13 को लेकर के देखा था। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो अब मैं दूसरा कंपनी लेकर के देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने लेकर के देख लेता हूँ 2013 और 2000 किसको, मैं यहाँ पर एक बार तुलना कर लेता हूँ 2012 और 17 की। अगर मैं 12 और 17 को लूँ यहाँ पर, तो 12 का प्रोडक्शन कितना है 55, और यहाँ पर 17 का प्रोडक्शन कितना है 17। 2017 का प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा 90। हाँ जी बिल्कुल, इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 145। ठीक है, गलत होगा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी। आप 2012 और 2017 को जब आप जोड़ोगे तो इसका प्रोडक्शन 2045 को आएगा, जो कि इसके बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 2012 और 17। मुझे लग रहा था, मुझे एक आइडिया थी कि कहीं ना कहीं इसका ये करेक्ट है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न है कि 2013 की तुलना 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि आपको देख लेना है, किसकी किसकी वृद्धि देखना है 2011 में और 2018 में। सबसे पहले देखिए 11 में कितना बनाया गया, 14 40, और 2018 में कितना बनाया गया, 95। अब देखो जरा, अब आ जाओ प्रश्न के ऊपर, प्रश्न के ऊपर आ जाओ, ये प्रश्न रहा। ठीक है, तो भैया 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 की, तो 2011 में 40 खिलौनों का निर्माण किया गया, और मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में कुल 95 खिलौनों का निर्माण किया गया। कितने ज्यादा, 55। कितने ज्यादा खिलौने, 55। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बता दीजिए कितनी है, परसेंटेज वृद्धि आपको बतानी है, तो आप ये कहोगे कि भैया 55 वृद्धि हुई है, कितने पर, 40 पर। परसेंटेज निकालना है तो आप 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिएगा, और इसको जब आप कट्टम पीट मचाएंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो आएगा 137.5% की वृद्धि हुई है। क्या ऑप्शन में दिया गया है, जी बिल्कुल 137.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वीडियो ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, यूट्यूब की जो प्राइवेसी यानी पॉलिसी है उससे मैं ज्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है, देखो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया गया। तो आप देखना यहाँ पर 2012 की अगर मैं बात करूँ तो 55 हुआ, यानी कि 15 ज्यादा किया गया। अगर 2013 की यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर 20 ज्यादा किया गया। अगर मैं इसकी इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 25 ज्यादा किया गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर 2017 से 2016 की तुलना करूं तो यहाँ पर टोटल और टोटल प्रोडक्शन कितना, 35 ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2017 और 2016 के बीच का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, 2017। 2017 की अगर हम तुलना 2016 से करेंगे वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी कि 35 खिलौने ज्यादा बनाए गए होंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन ये बहुत ईजी है, ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ईजी है, आप लोग कर लेना। इसके बाद यार 29वां प्रश्न देखो, 29वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो 29वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वर्षों में उत्पादन, ये आप कर लेना यार, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी, आप करके देखो, ये दोनों आप करके देखिएगा, बहुत ईजी है। चलो मैं तीसवा बता देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला करके देखना, ये ऊपर वाले में कुछ है ही नहीं यार। ये ऊपर वाले बोला जा रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन और औसत उत्पादन सबसे अधिक होगा, कुछ नहीं यार, करके देख लेना। ठीक है, 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई। गिरावट की बात की जा रही, 2013 में देखो भैया कितना है, 75। 2013 में 75। 2014 की बात कर लो, 2014 में कितना भैया, देखो यहाँ पर कितना, 60। तो गिरावट कितनी की आ रही सर, 15 की गिरावट आई है। तो मैंने प्रतिशत वृद्धि की बात की जा रही तो 15 की गिरावट आई है, कितने में, 75 में। परसेंट निकाल लीजिए आप, 25 से काटोगे, 25 से 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, ऊपर करोगे तो हो जाएगा कितना, 60। 60 के नीचे हो जाएगा 3, यानी कि इसको आप काटोगे तो पक्का कहीं ना कहीं 20% ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे भाई साहब हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की कुछ डीआई, बहुत खास थी। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आई होगी, ऐसी डीआई आएगी। ये जो पेपर है ये 14 तारीख का है, मैं आपको लिख दे देता हूँ, 14 अक्टूबर 2022 को आगरा में जो मेरा एग्जामिनेशन हुआ था, मैंने खुद इस पेपर को हल किया था। और यहाँ पर मेरे मैथ की अगर बात की जाए, गणित की बेसिकली मैं बात करूँ तो गणित में मेरे भाई साहब यहाँ पर करीबन 25 प्रश्न थे और 25 में से 25 नंबर थे मेरे। ठीक है, यानी कि गणित के मेरे बिल्कुल 25 में से 25 आते, एक भी प्रश्न मेरा नहीं कटा हुआ था, 25 में से 25 लेकर के मैं आया था। ठीक है, तो इस डीआई को आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी डीआई थी, मैंने आपको यहाँ पे करके समझाया, बहुत ईजी वे में समझाया। ठीक है, तो अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो मैं इसके आप देख लेना, इसके नीचे क्या दिया है, इसके नीचे जीएस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जीएस देख लीजिए आप, इस तरीके की जीएस आई हुई थी, यहाँ पर टोटल जीएस दिया हुआ है, टोटल जीएस है यहाँ पर देखो क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना दूर है, तो यहाँ पर 5.5 घंटे होगा। ठीक है, जब लंदन के ग्रीनविच में साइंटिस्ट ने बैच करके अक्षांशी और देशांतर रेखाओं को डाला था, तो वहां से पाया गया था कि जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे क्या है, तीव्र है, ज्यादा है, आगे है। ठीक है, आगे कितना होगा, 5.5 घंटे। ठीक, इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये आपको जीएस दिया गया है, ये टोटल जीएस है, टोटल यहाँ पर आपको जीएस पूछा गया। ठीक है, जीएस के बाद में क्या है, जीएस के बाद में यहाँ पर आपको इंग्लिश पूछी गई होगी,
ये यहाँ पर आपसे इंग्लिश पूछी गई है, ये टोटल जीएस है, जीएस के बाद में इंग्लिश है। तो इस तरीके से कुछ पेपर बना था, और पेपर का जो अवध टाइम होता है वो टाइम मैं आपको बता दूं 2 घंटे होता है, मैंने ऊपर पहले ही आपको बता दिया 2 आवर्स का टाइम होता है। और मार्क्स इसमें कितने लाने होते हैं, तो भाई वो 100 नंबर का मार्क्स होता है, 100 नंबर में। इसमें से 25 में से 25 मेरे मैथ्स में आए थे, और मेरा टोटल रॉ स्कोर जो बना था वो 87 का बना था, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में 94 हो गया था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में 94% हो गया था। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सबको पसंद आया होगा। और रियली मैं आपको बताऊं कि मेरा गला इतना खराब है कि मैं बोलने की बिल्कुल भी क्षमता में नहीं हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट किया। तो यार एक प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, इस वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। अगर एक सब्सक्राइब नहीं किया ना, अंदर से इसी इसी गंदी गंदी गालियां दूंगा मैं आपको। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।